हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी विद अनुराग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। उस दिन हम लोगों ने पर्यावरण के बारे में पढ़ा था और पर्यावरण के हमने संगठक पढ़े थे। कौन कौन से? अजैविक, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, और जैविक, और उसके बाद ऊर्जा संगठक। ऊर्जा में हमने दो पढ़े थे बेसिकली, इनमें भी पढ़े थे, इसमें तीन पढ़े थे, इसमें भी जैविक में भी हमने पढ़े थे। तो ऊर्जा में हमने पढ़ा था तापमान और प्रकाश। इसमें हमने क्या कौन से पढ़े थे? जल पर्यावरण, स्थल पर्यावरण और वायु पर्यावरण। इसमें भी हमने पढ़े थे। कौन से पढ़े थे? अगर इसके बारे में आपको जानना है तो आप जाके पहला और दूसरा विजिट करिए, ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ओके गाइस, चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। थोड़ा सा मैं पेन सही कर लेता हूँ। ओके, चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। इसके अलावा तापमान के बारे में हमने पढ़ा था, और प्रकाश का प्रभाव जो है उसके बारे में हमने पढ़ा था। प्रभाव, एक जलीय तंत्र पे क्या प्रभाव पड़ता है प्रकाश का, और दूसरा स्थल तंत्र पे या पौधों पे प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है। उसी तरह तापमान के बारे में हमने पढ़ी थी कि तापमान में परिवर्तन कैसे होता है, तापमान पे कैसे प्रभाव पड़ता है, कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं जब तापमान प्रभावित होता है, तापमान के क्या क्या नुकसान, क्या क्या फ़ायदे हैं, तापमान कैसे जीवन के लिए आवश्यक है। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसके बाद जो है फिर आज हम लोग पढ़ना चाहते हैं मानव पर्यावरण संबंध। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? मानव पर्यावरण संबंध। और ये हम पढ़ेंगे प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक। प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, क्योंकि ये हमारे लोगों के बारे में ही बात हो रही है। किसी जानवर के बारे में बात नहीं हो रही है, हम लोगों के बारे में ही बात हो रही है कि मानव ने कैसे पर्यावरण के साथ संबंध बनाए। क्योंकि हम जो है, पर्यावरण का सामान्य एकदम मतलब होता है हमारी प्रकृति। एम राइट? हमारी प्रकृति ही तो पर्यावरण है, और हम क्या है? इस प्रकृति का अंग है। इस प्रकृति का अंग है। लेकिन संयोग से इस प्रकृति ने हमें अपना अंश दे करके हमें सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी बना दिया। बुद्धिजीवी बना दिया। और इस बुद्धिजीवी होने का ही परिणाम है कि आज हम प्रकृति को ही महत्व नहीं देते हैं, और उसको हम प्रकृति से खुद को हम ज़्यादा अपने आप को बड़ा समझने लगे हैं। तो खैर, ये सब बातें अलग हैं। तो गाइस चलो शुरू करते हैं। इसको मिटा देता है। ओके, तो जो हमारी प्रकृति है, ठीक है, इसके साथ हमारे क्या संबंध है? नेचर के साथ। और प्राचीन काल से लेकर जब हमारे पूर्वज आदि मानव थे, जंगलों में ऊ लाला जिंगी लाला करते रहते थे, तो तब से आज तक के क्या संबंध है, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो प्रारंभ में आदि मानव भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में दो प्रकार की भूमिका होती थी उसकी। भौतिक पर्यावरण का मतलब क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके पहले वाले वीडियोस देख सकते हो प्लीज़। हेलो सर, हेलो प्लीज़। ठीक है। तो भौतिक पर्यावरण में मानव की क्या भूमिका थी? मानव की भूमिका थी ग्राही और दाता की। ग्राही और दाता की। अब इसका क्या मतलब है भाई? तो ग्राही का मतलब होता है ग्रहण करने वाला, और दाता का मतलब होता है देने वाला। तो भाई हमारे ये आदिवासी भाई साहब हैं, हमारे पूर्वज। ये मान लेते हैं ये हमारे पूर्वज हैं आदिवासी। ये बहुत स्माइल कर रहे हैं, ठीक। और ये अपने गले में हड्डी वड्डी लटकाए हुए हैं। हड्डी वड्डी, ये इनके हाथ हो गए, और ये इनके पैर हो गए। ठीक, ये इनके पैर हो गए, उंगलियां हो गई। ठीक। तो ग्राही और दाता को समझना है तो पहले इनको समझ लो कि इन्होंने क्या किया। इस पेड़ से, ये एक पेड़ है और इस पे क्या हुआ है, एक फल लगा हुआ है। इन्होंने इस फल को यहाँ से खाया उठा करके, और उसके बाद इन्होंने इसको खाया, और उसके बाद इसका जो बीज था उसको फेंक दिया ऐसे जमीन पे। जमीन पे ऐसे फेंक दिया। गाइस 1 मिनट।
तो मैंने बताया कि थोड़ा रिकॉर्डिंग इशू आ गया था, इस वजह से रिकॉर्डिंग रुक गई थी। तो मैंने बताया कि पर्यावरण के साथ जो है ये कौन सा संबंध बनाता है, ग्राही और दाता का संबंध बनाता है। मैंने बताया कि ये आदिमानव है। हाँ, अच्छी नहीं है मेरी आर्ट, लेकिन ठीक है। आदिमानव है, इसने क्या किया, फल का सेवन किया और जो है इसने बीज यहाँ पे फेंक दिया। तो क्या होता है कि यहाँ पे पेड़ उगाता है। तो एक प्रकार से ये पर्यावरण का कारक है। मानव मानव क्या है, पर्यावरण का कारक है, अन्य जीवों की तरह, अन्य जीवों की तरह पर्यावरण का कारक है। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अनजाने में या डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से ले भी रहा है और प्रकृति को वापस भी कर रहा है। प्रकृति से ले भी रहा है और प्रकृति को वापस भी कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि ये धीरे धीरे प्रकृति में रूपांतरण करने लगता है। प्रकृति में मानव क्या करने लगता है, रूपांतरण करने लगता है। रूपांतरणकर्ता की भूमिका अदा करने लगता है। फिर ये क्या करता है, रूपांतरणकर्ता के साथ साथ ये प्रकृति को परिवर्तन भी करता है, परिवर्तन करने लगता है। जब और विकसित होता है तो ये क्या करने लगता है, प्रकृति को विध्वंस करने लगता है, प्रकृति को विनाश करने लगता है। कैसे, इसने क्या किया कि रूपांतरण किए। जैसे कि समय के साथ साथ क्या होता है कि मानव का विकास जब हो रहा था तो इसमें क्या क्या क्वालिटीज आने लगी, क्या क्या विशेषताएं आने लगी। इसका विवेक बढ़ गया, ये समझदार हो गया और इसमें बुद्धि का विकास हो गया। ठीक है, जब ऐसी गतिविधियां होने लगी मनुष्य में तो उसने क्या किया कि प्रकृति का दोहन करना शुरू कर दिया। कैसे किया, आगे बात करते हैं। अब क्या हो रहा है कि इसने धीरे धीरे दो काम किए। नंबर एक, जब ये नवपाषाण युग में आया, नवपाषाण काल में आया, तो इसने ऑब्जर्व किया कि ये जिन बीज को खा करके फेंक देता है उससे पौधे उगाते हैं। ठीक, तो इस जगह से क्या आया, खेती का कॉन्सेप्ट आया, खेती का विचार आया। अब खेती के विचार के लिए तो ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ पे आप खेत में फसल बो देते हैं और उसके बाद चले जाते हैं 10-20 महीने के लिए और उसके बाद आते हैं तो फसल बच रहेगी। फसल जो है, जहाँ भी फसल की जाती है तो वहाँ पे स्थायी रूप से आवास भी बनाया जाता है। तो इसने क्या किया कि खेती के साथ साथ इसने स्थायी आवास भी बनाए, स्थायी आवास बनाए। तब तक पहिए का आविष्कार हो गया था। इसने कुल्हाड़ी बनाई। तो अब खेती करने के लिए स्पेस भी तो चाहिए। जब ये सब इसने किया तो इसने क्या किया, खेती करने के लिए पेड़ पौधों को काटा, पेड़ों को काटा। इसने फील्ड बनाए खेती करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा कि ये पहली घटना थी, ये पहली घटना थी जब इसने प्रकृति का दोहन शुरू किया, दोहन शुरू किया। ओके गाइस, अब ये प्रकृति का दोहन धीरे धीरे करने लगा है। चूंकि जब ये स्थायी रूप से रहने लगा है, ये स्थायी रूप से रहने लगा है, तो इसने आवास भी बनाए। आवास बनाए तो धीरे धीरे क्या हुआ, इसने दो कार्य किए। एक तो इसने प्रजनन किया और दूसरा कार्य क्या किया इसने प्रौद्योगिकी का विकास किया। प्रौद्योगिकी का विकास किया। तो इस प्रकार मानव जो है वो पर्यावरण के कारक के रूप में, पर्यावरण के कारक के रूप में क्या हो गया, पहले तो ये हो गया रूपांतरकर्ता। इसने रूपांतरण करना शुरू कर दिया प्रकृति में, रूपांतरणकर्ता की भूमिका निभाई। उसके बाद इसने क्या किया कि धीरे धीरे प्रकृति में परिवर्तन लाने शुरू कर दिए, परिवर्तनकर्ता की भूमिका निभाई। और भविष्य में इसने क्या किया कि विनाश की भूमिका निभाई। प्रकृति में इसने विनाश शुरू कर दिया। अब ये प्रजनन जो कर रहा था, प्रजनन की वजह से क्या होगा, इसकी जनसंख्या बढ़ेगी। ठीक है, जनसंख्या बढ़ेगी और प्रौद्योगिकी के विकास से क्या होगा, ये सभ्य होगा। तो इस प्रकार से मनुष्य धीरे धीरे अपना विकास कर रहा था और प्रकृति से उसके संबंध जो थे, जो पहले ग्राही और दाता के थे, धीरे धीरे अब क्या हो रहे हैं, ग्राही के हो रहे हैं। देखिए, प्रकृति में एक क्वालिटी होती है,
नेचर में क्या होता है, एक विशेषता होती है कि वो ज़्यादातर चीज़ों को, ज़्यादातर परिवर्तनों को आत्मसात कर लेती है, आत्मसात कर लेती है। शुरुआत में पर्यावरण ने मानव के द्वारा किए गए परिवर्तनों को आत्मसात किया, ठीक है। ये परिवर्तन कौन कर रहा है, मनुष्य कर रहा है। और मनुष्य कर कैसे रहा है, परिवर्तन तो दूसरे जानवर भी कर सकते हैं, दूसरे प्राणी भी कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य कर कैसे रहा है, तो मनुष्य के अंदर जो है, मनुष्य के अंदर क्या बढ़ रहा है, विवेक बढ़ रहा है, मनुष्य की समझदारी इंक्रीज हो रही है, समझदारी का स्तर बढ़ रहा है, मनुष्य जो है, मनुष्य की बुद्धि की क्षमता बढ़ रही है। जब ये चीज़ें हो रही है तो मनुष्य जो है वो पर्यावरण को, अपने अपने परिवेश को अपने अनुसार ढालना चाह रहा है। और इन परिवर्तनों को क्या कर रही, प्रकृति जो है वो आत्मसात करती रहती है समय के साथ साथ। लेकिन हर समय की परिस्थितियां तो एक जैसी नहीं होती हैं। मनुष्य ने क्या किया कि मनुष्य ने धीरे धीरे प्रजनन करके अपनी जनसंख्या बढ़ाई। तो अब जनसंख्या बढ़ाई तो संसाधनों का दोहन भी ज़्यादा होगा, संसाधनों का दोहन भी ज़्यादा होगा। और इन संसाधनों का जो एकमात्र स्रोत है हमारे पास, वो क्या है, हमारा पर्यावरण। देन अब क्या होता है कि जब ज़्यादा मात्रा में संसाधनों का दोहन होने लगा तो प्रकृति की जो आत्मसात करने वाली क्षमताएं थी, प्रकृति की जो आत्मसात करने वाली क्षमताएं थी, ये वाली, ठीक है, ये क्या है कि कमज़ोर पड़ने लगी। प्रकृति आत्मसात परमानेंट करती रहती है, हमेशा करती रहती है मानव द्वारा किए गए परिवर्तनों को, और फिर से वो अपने आप को बनाती रहती है। लेकिन जो है, जब समय के साथ साथ मनुष्य की जनसंख्या बढ़ी और संसाधनों का दोहन भारी मात्रा में होने लगा तो प्रकृति की जो आत्मसात करने की क्षमता थी वो कमज़ोर हो गई। और इससे क्या परिवर्तन हुए, इससे क्या हुआ कि प्रकृति का या पर्यावरण का, प्रकृति का जो है, प्रकृति में पर्यावरण का अवनयन शुरू हो गया, अवनयन शुरू हो गया। इसी को कहते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कहते हैं, ठीक है गाइस। तो इस प्रकार से मानव ने परिवर्तन लाए, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है कि मनुष्य जब और डेवलप हो जाता है, जब मनुष्य और डेवलप हो जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है, वो धातुओं की खोज करता है, धातुओं की खोज करता है, जिसमें से कौन कौन सी धातुएं थी, कांसा था, तांबा था, लोहा था, इनकी खोज करता है। तो अब क्या है कि ये पहले से ज़्यादा मनुष्य शक्तिशाली बनता चला गया, पहले से ज़्यादा शक्तिशाली बन गया। और इस शक्ति का परिणाम ये हुआ, ठीक, कि इसने जो है अब लोहे के हथियार बनाए, लोहे के हथियार बनाए, पहिए बनाए, और बहुत सारे भाले बनाए, तलवारें बनाई, बहुत सारी चीज़ों का इसने निर्माण किया। और इसने एक चीज़ और बनाई, लोहे की कुल्हाड़ी बनाई, लोहे की कुल्हाड़ी। जब इसने लोहे की कुल्हाड़ी बनाई तो इसका परिणाम ये हुआ कि इसने भारी मात्रा में, भारी संख्या में वनोन्मूलन किया। लेकिन अभी भी चीज़ें ठीक हैं, अभी भी चीज़ें ठीक हैं, अभी तक तो केवल कुल्हाड़ी ही बनी है गाइस। भारी संख्या में इसने क्या किया, वृक्षों को काटा, किसके लिए काटा, खेती करने के लिए। इसने खेती के लिए भारी संख्या में वनोन्मूलन किया, खेती के लिए। चूंकि जनसंख्या बढ़ रही है, प्रौद्योगिकी बढ़ रही है, तो पर्यावरण का क्षरण जो है, पर्यावरण का क्षरण तो हो ही रहा है, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि समय बीतता जाता है और प्रथम जो है नगरीकरण होता है, प्रथम नगरीकरण, प्रथम नगरीकरण होता है। प्रथम नगरीकरण की संज्ञा किसे दी गई है, हड़प्पा सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता को। लेकिन जो है हड़प्पा सभ्यता में भी लोगों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, और उस खिलवाड़ का ही परिणाम हुआ कि, वैसे तो विवादित है ये टॉपिक, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रकृति का उन्होंने अच्छे से, सही तरीके से दोहन किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनका विनाश हो गया। खैर ये तो इतिहास की बातें हैं, हम पर्यावरण की बात करेंगे। तो फिर प्राचीन काल से लेके प्राचीन काल तक भी लगभग संतुलित थे मानव और पर्यावरण के संबंध। लेकिन मनुष्य के व्यवहार में जब परिवर्तन आता गया तो एक संस्कृति शुरू हुई जिसको कहते हैं उपभोक्तावादी संस्कृति, उपभोक्तावादी
वादी संस्कृति। और इस संस्कृति का परिणाम हुआ कि मनुष्य ने उपभोग की जो प्रवृत्ति, उपभोग का जो व्यवहार होता है, उसको अपनाना शुरू कर दिया और प्रकृति और मानव के संबंध जो हैं वो असंतुलित हो गए। संबंध जो है वो क्या हो गए? असंतुलित हो गए, असंतुलित हो गए। ठीक है, आप एक कहानी की तरह सुन लो इसको, उसके बाद मैं बाद में नोट करवाता हूँ। असंतुलित हो गए और उसने क्या किया कि प्रकृति का अपने उपभोग के लिए और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उसने क्या किया कि प्रकृति का अंधाधुंध उपयोग शुरू कर दिया। जैसे अभी भी हो रहा है, प्रकृति का अंधाधुंध उपयोग हो रहा है, लेकिन प्रकृति को दाता की भूमिका से नहीं उसके कर्ज को अदा किया जा रहा है, जबकि सिर्फ और सिर्फ ग्राही की भूमिका अदा की जा रही है। सिर्फ वो ग्राही बनता चला जा रहा है। धीरे धीरे क्या हुआ कि ऐसे तो प्रकृति का हास शुरू हो गया। अब गाइस बात करते हैं, तो इस चीज़ को हम पूरे जो हमने अभी पढ़ा है, इस चीज़ को हम बेसिकली 4 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 4 भागों में इसको हम विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से? किस चीज़ को हम विभाजित करने जा रहे हैं? तो मानव के बदलते संबंध, मानव के पर्यावरण के साथ बदलते संबंध, मानव के पर्यावरण के साथ बदलते संबंध। तो हम इसको प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं बेसिकली। प्रागैतिहासिक काल से तो सबसे पहले था आखेटक एवं भोजन संग्राहक। आखेटक एवं भोजन संग्राहक, ये नंबर 1 है। नंबर 2 पे क्या है? आदि मानव द्वारा कृषि कार्य, आदि मानव द्वारा कृषि कार्य। ठीक है। 3rd नंबर पे जो है पशुपालन एवं पशुचारण की अवस्था, पशुपालन एवं पशुचारण की अवस्था, पशुचारण की अवस्था। और 4th नंबर पे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के काल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास का काल। तो बेसिकली ये तो मैंने ऊपर समझा ही दिया, ये भी मैंने समझा दिया। पशुपालन एवं पशुचारण, उसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को समझते हैं। तो पशुपालन एवं पशुचारण, देखिए कुछ कबीले जो है, कुछ समुदाय जो है, मानव समुदाय, वो तो स्थायी रूप से रहने लगे और क्या करने लगे? आवास बनाया और खेती करने लगे, साथ में पशु भी पाल लिए, पशुपालन भी शुरू हो गया। ठीक है। लेकिन कुछ जो लोग, कुछ कबीले जो है, वो क्या करते थे कि उन्होंने पशुपालन शुरू कर दिया और उन्होंने क्या किया? विचरण शुरू कर दिया, विचरण शुरू कर दिया। चूँकि अब उनके पास पशुपालन वो कर रहे हैं तो उनके पास संसाधन तो है ही है, पशु एक संसाधन है, उससे हमें क्या मिलता है? पशु से हमें भोजन मिल जाता है, पशु से हमें कपड़े भी मिल सकते हैं। ठीक है। और पैसे वैसे से तो उस समय कोई मतलब था नहीं, तो उस समय सबसे ज़्यादा आवश्यक चीज़ थी वो भोजन और कपड़े। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ तो मिल ही जाते थे। तो ये लोग क्या करते थे? ये लोग विचरण करते रहते थे, विचरण करते रहते थे। जहाँ भी, क्यों विचरण करते थे? पशुओं के चारे की तलाश में, पशु चारा की तलाश में ये लोग विचरण करते रहते थे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो पशुपालन एवं पशुचारण जो लोग समुदाय के करते थे वो इन कार्यों में लिप्त होते थे। ठीक है। और संस्कृति का आदान प्रदान भी करते थे ये लोग, संस्कृति का आदान प्रदान। मान लीजिए यहाँ से गए कहीं दूसरी जगह पे, वहाँ के लोगों से मिले, वहाँ पे ठहरे। ठीक है। तो उनकी बोल भाषा और उनके आचार विचार, उनका पहनावा, इस प्रकार से संस्कृति का आदान प्रदान उनके बीच हुआ। ठीक है। अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के काल की बात करें तो मानव जो है आदिम काल से ही विकास करता चला आ रहा है, अपनी संस्कृति का भी विकास कर रहा है और सभ्यता का भी विकास कर रहा है। विज्ञान, 4 नंबर का पॉइंट था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी काल। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण काल है मानव और प्रकृति के संबंध को समझने के लिए, कि मानव ने प्रकृति के साथ किस प्रकार से
उसके कारक से उसके विध्वंसक तक की भूमिका निभाई। इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा हाथ है। कारक से विनाश तक इसने कैसे भूमिका निभाई, इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा हाथ है। प्लस जनसंख्या, दो कारक जो है जो संबंध को डिसाइड करते हैं मानव के। ठीक है गाइस, तो इसने प्रारंभ में हथियार बनाए, जब ये जंगलों में रहता था हथियार बनाए, और उनसे उन हथियारों से क्या किया, उन हथियारों से जंगलों को साफ किया और उन हथियारों से जानवरों का शिकार किया, जानवरों का शिकार किया। तो इसने दोहन शुरू कर दिया था प्राचीन काल से ही, प्रागैतिहासिक काल से ही इसने दोहन शुरू कर दिया था। लेकिन प्रकृति इसके परिवर्तन को आत्मसात कर ले रही थी, और इसने जो है एक काम और किया था कि ये आग जान गया था, लेकिन आग का जो है वो आग को जो है ये काबू नहीं कर पाता था, आग को जो है ये काबू नहीं कर पाता था। तो इसकी वजह से जो है समस्याएं दावानल की समस्या उत्पन्न हुई। दावानल क्या है गाइस? दावानल जो है वो जंगल की आग को कहते हैं, जंगल की आग को दावानल कहते हैं। प्रकृति को समाप्त करने में सिर्फ मनुष्य का ही नहीं, प्रकृति का भी हाथ होता है। जैसे कि बांस से बांस जब रगड़ते हैं, बांस से बांस जब रगड़ते हैं तो हीट उत्पन्न होती है, और हीट की वजह से जंगलों में आग लग जाती है। ओके गाइस, तो इस प्रकार से जो है ये प्रथम स्टेज था जब इसने प्रकृति का हाथ शुरू किया। और इसने क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी तौर पे क्या किया, इसने हथियार बनाए। हथियार लकड़ी के बनाए और हड्डियों के बनाए, पत्थर के बनाए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, जब धातुओं की खोज हुई तो मैंने ऊपर बात की कि इसने धातुओं के भी हथियार बनाए, और धातुओं के हथियार के साथ साथ इसने जंगलों का सफाया किया, जंगलों को साफ किया। ठीक है, इस प्रकार से इसने उसके बाद और बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि एक स्थिति आती है जिसको हम लोग कह सकते हैं औद्योगिकीकरण की स्थिति। अब हम बहुत आगे आ चुके हैं, क्योंकि जो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता को देखें तो हड़प्पा सभ्यता को है प्रथम नगरीकरण कहा जाता है, प्रथम नगरीकरण। उसके बाद फिर वैदिक सभ्यता आई। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एक ग्रामीण सभ्यता थी। उसके बाद जो है फिर जन आए, फिर जनपद आए। तो जो जब उसके बाद फिर जनपद के बाद महाजनपद आए। तो महाजनपद जो है इसको द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा दी जाती है, द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा दी जाती है। और महाजनपदों तक आते आते मानव की जनसंख्या पर्याप्त हो गई थी कि वो धीरे धीरे परिवर्तन की स्थिति में, प्रकृति को मैंने ऊपर बताया ना कि उसने पहले रूपांतरण किया, फिर परिवर्तन किया, फिर विध्वंस किया। तो द्वितीय नगरीकरण तक आते आते मनुष्य जो है वो प्रकृति में रूपांतरण की जगह अब परिवर्तन करने लगा था, परिवर्तनकर्ता की भूमिका अदा करने लगा था द्वितीय नगरीकरण तक आते आते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर और विकास हुआ, बहुत सारे बड़े बड़े साम्राज्य हुए, उन साम्राज्यों ने खूब दोहन किया। लेकिन जब औद्योगिकीकरण की स्थिति आई, औद्योगिकीकरण की स्थिति आई, इस औद्योगिकीकरण में मनुष्य ने अंधाधुंध उपयोग करना शुरू कर दिया। क्यों किया? ताकि ये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, आवश्यकताओं की पूर्ति, और आर्थिक विकास कर सके, आर्थिक विकास। अब आर्थिक विकास करने हैं तो आर्थिक विकास यूं तो होगा नहीं, कहीं ना कहीं तो संसाधन लाने पड़ेंगे, और संसाधन कहाँ से मिलते हैं? हमें प्रकृति से मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। लेकिन औद्योगिक क्रांति बुरी नहीं है, औद्योगिक क्रांति नहीं बुरी है। विकास करना तो अच्छी बात है, लेकिन जो संतुलन है प्रकृति और मानव के बीच का, इस संतुलन को मानव जो है संभाल नहीं पाता है। ठीक है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो अंधाधुंध प्रकृति का दोहन करने लगता है, अनियोजित विकास करता है। क्या करता है? अनियोजित विकास करता है, अनियोजित विकास करता है। ठीक है, विलासितापूर्ण जीवन, विलासितापूर्ण जीवन, विलासितापूर्ण जीवन, अवैज्ञानिक विकास करता है, अवैज्ञानिक विकास करता है। तो इन्हीं सब कारणों के कारण मानव जो है जो कारक की भूमिका में था, औद्योगिकीकरण तक आते आते अब ये विनाशक की भूमिका बन गया है, कारक से विनाशक बन गया है। ठीक है गाइस, तो इस प्रकार से देखें
तो हम देख सकते हैं कि ऊपर से नीचे तक कि इस प्रकार से मानव जो है वो ग्राही से, सबसे पहले तो ग्राही और दाता की भूमिका में था, लेकिन अब धीरे धीरे क्या है कि वो केवल ग्राही बन के रह गया है। उसने इतना ज़्यादा जो है शोषण कर लिया है हमारे पर्यावरण का, हमारे संसाधनों का, कि अब जो है पर्यावरण की जो क्षमता है कि वो अपने आप को कुछ परिवर्तनों को आत्मसात कर लेती है, पर्यावरण की ये क्षमता जो है, ये दक्षता जो है, वो धीरे धीरे कमज़ोर हो गई है। और अब जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, अगर वर्तमान की बात करें, वर्तमान में 21वीं सदी में, 21वीं सदी की बात करें तो इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो गई है, 8 अरब जनसंख्या है पूरे विश्व की लगभग, और प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है। ठीक, तो लगातार जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लगातार जो है हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं। और इन्हीं सब का परिणाम है कि आज जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन, ठीक है, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन और प्रजातियों का विलुप्तीकरण, प्रजातियों का विलुप्तीकरण, हजारों प्रजाति विलुप्त हो गई हैं। ठीक, तो इस तरह की घटनाएं जो है आज घट रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो घटनाएं हो रही हैं ये सही नहीं है, और इसका खामियाजा जो है वो मनुष्य को ही भविष्य में चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने ये तो पढ़ लिया कि मानव और प्रकृति के संबंध के बारे में, मानव और प्रकृति के बदलते संबंध। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताओ, ठीक है, और कहीं मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो तो आई एम रियली सॉरी। मैंने पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है। ओके, और टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा, बट ठीक है, आपको समझ में आने चाहिए मानव और प्रकृति के संबंध। ओके, अब इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है, मानव का प्रकृति पर प्रभाव। ये सब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्या हो रहा है, मानव का प्रकृति पर प्रभाव पड़ रहा है, क्या हो रहा है, मानव का प्रकृति पर प्रभाव पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है, ठीक, कैसे पड़ रहा है। तो बेसिकली इन 2-3 शब्दों में अगर हम चीज़ों को डिवाइड कर लें, ठीक, तो चीज़ों को समझना आसान हो जाता है। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगर कोई